नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे प्रकरण पर चर्चा करेंगे जो विषय है वह उस मानसिकता का शिकार है जो मानसिकता पाखंड से, दोहरी मानसिकता, डबल स्टैंडर्ड इत्यादि बुराइयों की शिकार है। देखिए, आजकल टीवी में वो जम्मू कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इत्यादि को गुपकार गैंग की संज्ञा देकर के काफ़ी चर्चा की जा रही है और इसकी जड़ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय अवाम ताकत दल ने बराबर चेताया है कि जब तक समस्या की जड़ कहाँ है उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर जागरूकता नहीं होगी, उसका निदान नहीं होगा तो समस्या कभी कभी जा नहीं सकती। जो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वह जो नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू, उसकी भारत विरोधी जो भारत के खिलाफ गद्दारियों की जो कृतियां हैं, उसके कारनामे हैं, तो उसने जो जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ गद्दारी की है या गद्दारी की जो खेती की है, उसी खेती की फसल या उपज जो है शेख अब्दुल्ला से लेकर के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती इत्यादि लोग हैं। तो इसको टुकड़े टुकड़ों में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि निदान करना है तो उस सच्चाई को सामने रख करके तब उसका निदान जो है किया जा सकता है और वही निदान जो है कारगर भी होगा और इससे तो समस्या तो वहीं बनी रहेगी और उस समस्या का सिर्फ उसका थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी फूल पर वो हल्ला मचा करके जो कुछ भी है वो वाहवाही चाहे टीआरपी लूटी जा सकती है, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं है। इस देश को और अपनी आवाम को कोई उससे राहत नहीं है। इस तरह की मानसिकता, इस तरह का जो अप्रोच है उससे और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह की मानसिकता का परिचय होता है कि एक सौरभ द्विवेदी है जो लल्लन टॉप चलाता है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो अभी संपन्न हुआ है, पूर्ण हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में वो
जनता का विचार मत जानने के लिए वो प्रोग्राम उसने किया बिहार में, और शायद वो बिहार का रहने वाला भी है। तो उसी के कुछ नमूने जो है YouTube पर पड़े हुए हैं, देखने को मिला। तो उसमें एक वाकया ऐसा है कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया है और तरह तरह की जो बिहार से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर अपना लोग वो अपना बने विचार कर रहे थे। शिक्षा पर भी लोग अपना अलग अलग विचार कर रहे थे कि शिक्षा में इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इनको ये करना चाहिए था, जो भी है। देखिए, भारतीय जनता दल पहले भी कहता रहा, उस बात पर कायम है कि किसी भी समस्या और कोई भी मुद्दा को है उसको पूरी ईमानदारी से, और यदि जनता को, इस देश को उससे राहत दिलानी है तो उसके जड़ पर पूरी गंभीरता से चिंता होना चाहिए, और वो जड़ से कैसे समाप्त हो, समूल कैसे समाप्त हो, जो है इसकी चिंता और इसकी जो है चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले तो समस्या ये आती है कि इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं, जैसे शिक्षा हुआ, शिक्षा का क्या हश्र इसमें है। जितने भी चर्चा करने वाले होते हैं, देखिए शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है वो सबको जानने की भी जरूरत है। तो जितने भी चर्चा करने वाले होते हैं उनके माथे पर इसकी शिकन नहीं होती, चिंता नहीं होती कि भाई यह एक समस्या है। पहले जब इसकी फिक्र होगी, चिंता होगी भाई कि समस्या है, तब उसके एक ईमानदार समाधान की भी बात करेंगे भाई कि ये इसका समाधान है। भारतीय जनता दल बस सिर्फ जो है चर्चा पर उतना ध्यान नहीं देता है, पहले तो उसकी चिंता करता है कि भाई इसका समाधान कैसे हो, और समाधान हो तो, और इसका एक अस्थायी समाधान कैसे हो, समूल कैसे समाप्त हो, इस पर ज्यादा वो बल देता है। तो शिक्षा ही ले लीजिए, तो शिक्षा जो है या तालीम किसी भी समाज की बुनियाद होती है, ये सभी को जानना चाहिए। और इसके साथ जो खिलवाड़ करता है वो निश्चित है उस समाज का या भारतीय समाज का शत्रु है, इस देश का शत्रु है। तो खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कल्याण सिंह ने ये जो नकल होती है परीक्षाओं में, नकल को काफी काबू में कर लिया था उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह का इस दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। कल्याण सिंह के शासन के बाद आए मुलायम सिंह, उन्होंने नकल की पूरी छूट दे दी, पूरी समस्या ही वो पैदा कर दी। अब सवाल उठता है कि क्या मुलायम सिंह जैसे लोग तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर के इस समाज के शत्रु नहीं हैं? इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और उसी प्रकार ये लालू प्रसाद यादव, वो ये जो बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा, प्राइमरी वाला, उसके जो शिक्षक हैं वो उनकी भर्ती जो है पंचायत के मुखियाओं के हवाले कर दिया। तो ये सीधा जो है शिक्षा के साथ खिलवाड़ है, तालीम के साथ खिलवाड़ है, जो समाज की बुनियाद के साथ खिलवाड़ है, इसकी चर्चा नहीं होती है। उसके बाद और भी समस्याएं हैं कि शिक्षा अब जो है, जो हम बुनियादी शिक्षा के लिए कई तरह के विद्यालय खुले हुए हैं, शिशु मंदिर, गुरुकुल, नवोदय, डीपीएस स्कूल,
और फिर इसके बाद वो मदरसे सिर्फ एक पांथिक शिक्षा पर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन बाकी बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे इस पर जरा भी ध्यान नहीं। वो इसी में वो उनकी संतुष्टि पूर्ण होती है कि मैंने इनको एक पंथ इस्लाम की शिक्षा दे दी, लेकिन इनका जो परिवेश है, जो भारतीय सामाजिक परिवेश में ये कैसे अपनी काबिलियत को निखारें, इनकी प्रतिभा कैसे आगे बढ़े और कैसे एक वो ब्रिलियंट और तेजस्वी छात्र बने, अच्छे ज्ञान अर्जित करें, इसकी जरा भी वो चिंता नहीं होती है वो उन मदरसों में। तो उसको भी देखने की जरूरत है। हालांकि कुछ तत्व तो बस इसलिए उसको निशाना बनाते हैं कि वो इसकी वो इस्लाम की शिक्षा होती है तो कोई आतंकवादियों से संबंधित, ये बिल्कुल फालतू की बात है। शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, और वही नहीं, नैतिक शिक्षा हो और ज्ञान विज्ञान की और बच्चों की प्रतिभा को निखारने वाली शिक्षा। जहां तक भारतीय ममता दल का अनुमान है कि ये चीजें जो है मदरसों में इसका बहुत बड़ा अभाव है, और हमारे वो बच्चे जो है इससे जो है वंचित रह जाते हैं। इसकी चिंता होनी चाहिए। तो अभी बात हो रही थी कि वो शिशु मंदिर, गुरुकुल, डीपीएस, नवोदय, कॉन्वेंट स्कूल, तो इसमें जब आप अपने बच्चे का दाखिला कराने आप जाएंगे तो मोटी मोटी जो है कैपिटेशन फीस लगती है, जो कि साधारण आय के हमारे भारतीय भाई बहन या जो माता पिता हैं वो उनका सामर्थ्य नहीं होता। ये देखने की आवश्यकता है। किसी तरह से वो पढ़ा ले गए तो फिर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनमें भी वही कैपिटेशन फीस का बहुत बड़ा एक अभिशाप और तांडव है। तो इस पर इनके रहते किसी भी शिक्षा की नीति का कोई मतलब नहीं है। और उसके सबसे ऊपर आरक्षण ने तो हमारे बच्चों के जीवन को फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, जब से जन्म लेते हैं जब तक वो कब्र में पहुंचते हैं, उनके लिए अभिशाप बना हुआ है। इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, बल्कि उसी आरक्षण की ही भीड़ में, आरक्षण की सुरंग में दौड़ लगाने का एक नशा व्याप्त है। तो यह भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। अब आरक्षण के विषय पर यदि इसमें चर्चा की जाएगी तो विषय भी भटक जाएगा और अनावश्यक रूप से यह लंबा भी हो जाएगा। लेकिन अभी आरक्षण माने शिक्षा के दौरान भी, और फिर जो ये संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें एडमिशन को लेकर के भी, और फिर नौकरी मिल जाए, और नौकरी में फिर वो पदोन्नति को लेकर के पूरा उनका जीवन जो है अभिशाप से भरा रहता है। और इसके अलावा जो आपसी सद्भाव को भी धक्का मिलता है, ईर्ष्या भी पैदा होती है, राष्ट्रीय दक्षता और जो उसकी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तमाम चीजें उससे संबंधित हैं। स्वार्थी तत्व लोग जरूर इसको भुनाते हैं, वो छोड़ दीजिए। स्वार्थी तत्वों से यह देश परेशान है, यह सभी को जानना चाहिए।
तो आ जाइए शिक्षा पर। तो शिक्षा में और फिर शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, कमर्शलाइजेशन, यह भी बहुत बड़ा अभिशाप है। तमाम ये शिक्षण संस्थाएं जो कि शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या कर रही हैं, तमाम जो है कुकुरमुत्तों की तरह जो है वो खोले गए हैं। और वो ऐसे नहीं कि वो खोले गए हैं सिर्फ धंधेबाजी को लेकर के। और जब धंधेबाजी के लिए जब खोले गए हैं तो निश्चित है कि उन सरकारों के जो मंत्रीगण हैं और जो नेतागण हैं, बगैर उनकी मिली भगत, बगैर उनके भ्रष्टाचार किए हुए ये संस्थाएं नहीं खुली हैं जो कि शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या करते हुए इस तरह से अपना वो व्यापार चला रही हैं। तो इन सब के रहते जो है किसी भी शिक्षा नीति का और शिक्षा के प्रति एक ईमानदार माने कोई नीति जो है या उसका मतलब उसकी कोई योजना जो है और संचालन सब बेईमानी है। तो इस पर जो है जो लल्लन टॉप के जो सरोज द्विवेदी मैंने जो वहाँ पर जो आयोजित किए थे, इस तरह की चर्चा का बिल्कुल अभाव था। यही तो दिखाता है कि किस तरह की दोहरी मानसिकता, डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार है। और इसीलिए कोई भी समस्या आप ले लीजिए, वो भारत से जो है जा नहीं रही है। और फिर उन्होंने ये ऐसा है कि ये जो एंकर है सौरभ द्विवेदी कोई अकेले नहीं है। ये अलग अलग टॉपिक को बस जिसे दीवार को छू देना तो समझ जाते कि हमको मंजिल मिल गई। टॉपिक को छू देना कि मतलब कि ये टॉपिक पर मैंने इन्होंने जो है वो चर्चा करा दिया। तो उन्होंने बाहुबली की बात उठा दी कि जो बाहुबली की समस्या वहीं थोड़ी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हर जगह है, दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें भी है, और तो ये पूरे देश में है। और बाहुबली की समस्या जो है, ये बाहुबली की समस्या, ये बाहुबली जो है वह राजनीति का अपराधीकरण, उसी का एक रूप है। राजनीति का अपराधीकरण मतलब कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या उसी को कुछ लोग कहते हैं अपराध का राजनीतिकरण भी कहते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। तो इस पर सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार जो है इसकी चर्चा वो कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि जानते हैं कि उनको पता होगा कि अपराध का या राजनीति का अपराधीकरण की बात यदि कही जाएगी तो उसकी नींव रखने वाली वो जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, इस मुल्क की बहुत खतरनाक गद्दार थी वो। उसने खूंखार अपराधियों, कौन, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और हरिकृष्ण लाल भगत को 1980 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा में उसको जितवा करके लोकसभा में लाई। और इसके पहले पांडे बंधु थे बलिया के, जिन्होंने विमान अपहरण किया था, उसको इसी गद्दार इंदिरा ने वो एमएलए बनवाया था। ये उसी गतिविधियां हैं जो है भारतीय राजनीति में वो राजनीति के अपराधीकरण की उसने बुनियाद डाली, नींव डाली। और देश को भूलना नहीं चाहिए कि 1984 के जो दंगे हुए थे, जिसमें हमारे करीब 6000
सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल हुआ था, उसमें इन्हीं खूंखार अपराधियों हरिकृष्ण लाल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाटा लोगों की प्रमुख भूमिका थी। तो इस पर जो है सौरभ द्विवेदी जैसे लोग, पाखंडी लोग, और जो कि खास करके इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस के बड़े बड़े शातिर किस्म के ये एंकर होते हैं, इस पर नहीं बोलते हैं वो। इस पर उनकी जो है वो गेगी बंद रहती है। सिर्फ एक वो बाहुबली का नाम ले लिया तो ये दिखाने के लिए कि बहुत संजीद हैं, बहुत सेंसिटिव हैं इसके प्रति। तो बाहुबली जो है राजनीति का अपराधीकरण का दूसरा एक रूप है। तो इस पर भी तरह तरह की वही जो दोहरी मानसिकता, डबल स्टैंडर्ड की जो मेंटेलिटी है, वही लोग बोल रहे थे। भारतीय जनता दल बार बार इस बात को चेताता है कि समस्या यहीं से पैदा हुई, लेकिन समस्या के प्रति एक जो दृष्टिकोण की आवश्यकता है वो ईमानदारी का। और देखिए, ईमानदारी रुपये पैसे की तो उसकी तो आवश्यकता है ही है, बौद्धिक ईमानदारी की सख्त आवश्यकता है। और इसके विषय में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कई बार वो चेताया है। किसी एपिसोड में भारतीय जनता दल ने उनके इस वक्तव्य का उद्धरण किया है, बताया है उसी यूट्यूब के माध्यम से, उसी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से पूरे देश को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। बराबर इस बात की तस्दीक उन्होंने किया है कि हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं रही है वक्त के किसी भी मोड़ पर। तो उन्होंने इसी बात को कहा है कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि वो जितने बड़े विद्वान रहे हैं, बौद्धिक रूप से उतने ईमानदार नहीं रहे। यही समस्या है, बौद्धिक बेईमानी इसमें भारत की सबसे बड़ी जो है वो समस्या है। बाहुबली का नाम ले लेंगे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण क्या है, किसने उसकी बुनियाद रखी और किसने शुरू किया, इस पर उन समूह की जो है घिघी बंद हो जाती है। तो खैर, समस्या चाहे जो लोग खिलवाड़ करते हैं तालीम से, शिक्षा से, राजनीति का अपराधीकरण की जड़ में जो लोग हैं, और राजनीति का अपराधीकरण के जो जड़ में है, उन्हीं के चमचे हैं जो है सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार। लेकिन इसको भी ईमानदारी से देखने की जरूरत है कि इस समस्या, अब जो समस्या है इस तरह की, उसकी जड़ में भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और उसको भुगतने वाले भी जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और उसका निदान भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हाथ में है। यह ईमानदारी का तकाजा है। बाहुबली हुआ करें, लेकिन उन बाहुबलियों को जब चुनाव के मैदान में आते हैं, उनको ताकत देने वाले भी हम ही होते हैं। और हमको आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे माने महान राष्ट्र भक्त और विद्वानों ने भारत का संविधान बनाकर मताधिकार का एक अमोघ अस्त्र दिया हुआ है। उस अमोघ अस्त्र के रहते हुए भी वो कौन सी मजबूरी है कि हम इन बाहुबलियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को और देश के दुश्मनों को
चुनने को विवश होते हैं और फिर उनके कुकर्मों को, उनके पापों को भुगतने को भी विवश होते हैं। ईमानदारी का तकाजा यह कहता है कि इस पर चिंतन होना चाहिए। सिर्फ बाहुबली का एक नाम लेकर के, शिक्षा का नाम लेकर के जो है वो दीवार छूने से कुछ नहीं होगा। तो ये समझने की आवश्यकता, भारतीय जनता दल यही समझा रहा है कि मताधिकार कामों का असर हमारे पास है और हम इन समाज के दुश्मनों को चुन करके सदन में या सत्ता में भेज रहे हैं। अब फिर उनके जो पाप हैं, उनके जो कुकर्म हैं, उनको हम भोगते हैं। समाधान, इसलिए समाधान यहीं पर है। तो हम सभी को जो है, जब आप इसको ईमानदारी से विचार करेंगे तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं चुनाव ऐसे मौकों पर। चुनाव जो है ये राष्ट्रीय पर्व है। कितने लोग जो है इस चुनाव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में लेते हैं। कितने लोग तो जो है इसको जो है वो मेला ठेला के रूप में लेते हैं। चलो भाई मेला, सब लोग चलो, वो बीजेपी का वो है राष्ट्रवाद। इसके पहले वो कांग्रेस का लगता था दो बैलों की जोड़ी, भाई कोई वोट देना है, गाय बछड़ों को देना है। कई इसके उसके चुनाव चिन्ह थे पहले ना, दो बैलों की जोड़ी और गाय बछड़ा। अब इसके बाद हाथ आया। अब वो हाथ जो है वो कितने तमाचा दे रहा है भारतीय भाई बहनों के शरीर पर या गाल पर। ये लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से चुनाव ऐसे मौकों पर इन लोगों ने पूरा एक भावनात्मक दोहन के लिए मेला ठेला के रूप में। लेकिन सभी को समझना चाहिए कि चुनाव जो है एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें हमको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य, राष्ट्रीय फर्ज जो है या राष्ट्र धर्म कर लीजिए, निभाने की आवश्यकता है कि हम जो पात्र है उसी को चुने। अब पात्र को न चुनना भी एक राष्ट्रीय अपराध है और उस अपराध की सजा जो हम भुगतते चले आ रहे हैं आज 60-70 सालों से, इस पर जो है एक ईमानदारी पूर्वक जो है परिचर्चा, जागरूकता करने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता दल इसीलिए सबसे ये अर्ज करता है, विनती करता है, भारतीयता का माहौल बनाइए। भारतीयता की मतलब कि देश के जितने लोग हैं वो सभी लोग भारतीय हैं। उनमें जरा भी फर्क नहीं करना है कि ये मुसलमान हैं तो ये हिंदू है तो ये बंगाली तमिल, नहीं, सब हटा करके सभी लोग भारतीय हैं। और इसलिए सभी लोग अपने अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और उसी रूप में हमारा उनसे लगाव, उनसे आकर्षण, उनसे संबंध, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति सहयोग, सब कुछ भारतीयता के आधार पर। ये तो कर रहा है भारतीय जनता दल। और ये चीज जो है वो अमर शहीद हमारे कौन, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि की कुर्बानी शहादत का जो पैगाम है वो शुद्धतः भारतीयता का है। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह देश अपना भारतवर्ष है
इसके जितने भी देशवासी हैं सभी भारतीय हैं और अपना हमारा मुल्क सर्वोच्च है। इससे बढ़कर के कोई मान्यता नहीं है। न तो इससे बढ़कर के कोई ईश्वर है, न खुदा है, न अल्लाह है, न गॉड है, न वाहिगुरु है, न गीता है, न रामायण है, न कुरान है, न बाइबल है, न गुरु ग्रंथ है। मुल्क सबसे सर्वोच्च है। ये अमर शहीदों ने सिखाया है और सभी लोग भारतीय हैं। बाकी जो जिसको धर्म धर्म कहते हैं, भारतीय ममता दल ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर सिखाया है कि वो धर्म नहीं है। धर्म किसी भी रूप में नहीं है। वो मजहब हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, सेक्ट हो सकता है, और सबसे उत्तम और उचित शब्द है पंथ। धर्म नहीं है। धर्म का तो अर्थ होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी। और ये बात और फिर हमारा आचरण व्यवहार, इस सब का समुच्चय भी कहला सकता है धर्म। और भारतीय ममता दल ने पिछले कई एपिसोडों में समझाया है कि भाई इसकी समझ को विकसित करने के लिए कि धर्म क्या है, वो रामानंद सागर की जो है रामायण धारावाहिक को देखिए। पूरी रामायण में धर्म की ही बात कही गई है। धर्म ने फर्ज की बात कि राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। सब धर्म की बात है। मित्र का क्या धर्म है। धर्म मतलब हमारा कर्तव्य। उसमें कोई हिंदू सनातन इस्लाम नहीं आता है। हमारा फर्ज वही चीज जो है भारतीय ममता दल बता रहा है। राष्ट्र के विषय में हमारा राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्र धर्म, जो कि हर एक भारतीय को, हर एक भारतीय भाई बहन को अनिवार्यता इसको निभाना है। और उस राष्ट्र धर्म की पहली कड़ी है कि हम अपने पूरे जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन पूरे देश के सबसे मोहब्बत करें, सबको सम्मान दें। क्यों? कि हमारे वो भारतीय भाई बहन, उनमें जरा भी फर्क न करें। भारतीय ममता दल यही सिखा रहा है। लेकिन उसके साथ एक राइडर है। राइडर यह है कि इन भारत जिस परिवेश की आवश्यकता है कि सभी लोग अपने को भारतीय समझे और अपने देशवासियों को भी अपना भारतीय भाई बहन समझे, इस परिवेश के विरुद्ध जो इसमें भेद विभेद डाल रहा है, जातिवाद का, संप्रदाय या सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, क्षेत्रवाद का, समूहवाद का, वो बाहर से आया है, वो आक्रामकता है, इन शत्रुओं का भी नाश करना है। जब तक ये नाश नहीं होगा तब तक भारतीयता का माहौल जो है लाने में बड़ी दिक्कत होगी। और यही खुराफात, यही दुष्टता जो है बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कर रहे हैं। और इसके पहले जो जीएनपीसी थी, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी कॉकस, वो भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे। और जीएनपीसी तो सत्ता की इतनी भूखी है, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए, कैसे भी देश को बांट करके छांट करके कुछ भी हो जाए, बस उसको सत्ता चाहिए। देश ने देखा होगा ना कि सन 47 में सिर्फ सत्ता के लिए ही नेहरू ने, हालांकि उसका साथ जो है वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भी दिया था, उसका साथ देश को ही बांट दिया। और उसका अंजाम क्या हुआ? 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन हलाक हो गए, जान गंवाई।
3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। ये सबका अंदाज था उस गद्दार नेहरू को, लेकिन वो सत्ता का भूखा था। वो बस उसकी साजिश थी कि ये बांट करके एक टुकड़ा जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री का दावेदार खड़ा हो गया है जिन्ना, उसको शांत किया जाए। और जिन्ना भी उसके जाल में फंस गए। यदि वो भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहते, उनको भले उनको वो पद मिलता चाहे न मिलता, ये गलती थी उनकी। उनका यही अपराध था कि वो पाकिस्तान जो बांटा ये नेहरू, तो वो पाकिस्तान पर वो राजी हो गए। ये अपराध है उनका। जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उन्होंने ठोकी थी, तो उस पर वो कायम रहते हो। ये अपराध है उनका। और इसी अपराध की सजा ये उनको मिली कि इन सबों ने मिलकर के जो एनपीसी का जो जंगू मंगू है, इस देश को बांटने का इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे में मर दिया। अब पूरा जो पाप जो नेहरू का पाप था वो उड़ा दिया वो जिन्ना साहब के मत्थे। तो देश में भारतीयता वो आएगी कैसे? ये इस इतने खतरनाक देश के दुश्मन वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। और यही नहीं, आपने उनको जो है 60-70 सालों तक जो है वोट दे करके, समर्थन दे करके उनको बिठाया। ये अपराध किया हमने, हम आपने। तो उस अपराध का उस अपराध का बोध होना चाहिए। तो खैर, जो बीत गया सो बीत गया। जब से जागिए तभी से सवेरा। और ये भी जान लीजिए कि भारतीयता की बात को जगाने वाले जो हमारे अमर शहीद, जिनकी कुर्बानी और शहादत के ही बदौलत यानी हमको आपको इस मुल्क को आज़ादी मिली, उनको प्रोमिनेंस में, उनको प्रमुखता में या भारतीय जनमानस में लोकप्रिय न हो, इसकी बराबर साजिश, एक घिनौनी साजिश जो है जेएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चारमीनार चौकड़ी काकस करती रही। और उसी तरह की साजिश में ये बीजेपी भी शामिल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो आ जाइए, वो जो सौरभ द्विवेदी जैसे पाखंडी और एनपीसी के चमचे पत्रकार सौरभ द्विवेदी जैसे लोगों का, और इन्हीं लोगों के कारण ही तो देश में जो है किसी भी समस्या का जो है वो दोहरी मानसिकता से उसको देखना, उस पर चर्चा करना, दिखावटी चर्चा करना, इससे समस्या वो बुझाती नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन इन सबों ने कभी समाधान की बात की नहीं। वो इनका मुख्य मंशा रहता है कि समस्या अपने स्थान पर पड़ी रहे, उसकी थोड़ा सा कुछ पत्ती का टुकड़ा लेकर के वो हल्ला किया जाए, वो चर्चा की जाए और तमगा लूटा जाए, क्रेडिट लूटी जाए, टीआरपी बढ़ाई जाए, बस ये रहता है उन सबों का। तो खैर, सब भूल करके, जैसे प्रभु कृष्ण ने महाभारत में देखिए तो उस पर एक गीता का प्रकरण आता है। कुरुक्षेत्र में प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था वो गीता के माध्यम से। तो ढेर सारी बातें उन्होंने, कई योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कई योग की बात कही है। तो जब देखे कि भाई कि ये अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने अंत में कहा कि देखो अर्जुन, जितनी बात बताई गई हैं हो सकता है कि तुम्हारी समझ में आए चाहे न आए। तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
तुम सब जो है सभी धर्मों को छोड़कर तुम बस एक ही काम करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा। तो वही चीज है, सारी बातों को भूल करके, हालांकि वो प्रभु कृष्ण ने जो है उसको मैंने उनको अर्जुन जी को ज्ञान देने के लिए सारी बातें कही थी। भारतीय जनता दल निवेदन कर रहा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि सारी बातें भूल करके भारतीयता को अपनाइए। ये ऐसी दवा है कि ये जातिवाद का भी जो जहर है उसका भी वो इलाज कर देगा, सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद की बीमारी का भी इलाज कर देगा, भाषावाद जैसे जो राष्ट्रीय बुराई है उसका भी इलाज कर देगा, और उसी से संबंधित जो प्रांतवाद है उसका भी इलाज कर देगा, क्षेत्रवाद, समूहवाद, इस तरह के जितने भी वाद हैं। अच्छा, वाद ही नहीं बल्कि वो कट्टरता का भी रूप कहीं के देखने को मिलता है, उसका भी इलाज कर देगा भारतीयता। तो और इसके नजरिए से देखेंगे तो तब ये समस्या दिखेगी। अभी तो समस्या यह है कि लोग जातिवाद को समस्या जो है नहीं मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। संप्रदायवाद को समस्या नहीं मान रहे हैं, मुंह से बोलते तो हैं लेकिन वो संवेदना नहीं है कि इसको समस्या माने। जो पहली सीढ़ी है कि जातिवाद को सबसे बड़ी समस्या माननी चाहिए। अब ये जो मुख्यमंत्री महोदय जो बैठे नीतीश कुमार सातवीं बार, ये सरेआम बोले कि जातिवाद एक हकीकत है। इनके नजरों में जातिवाद कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोगों को तो बिहार के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने वो मुख्यमंत्री बनाया हुआ है जो ये कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है, बोला था, ये याद है। तो खैर, इसी तरह की जो संवेदना का निवेदन करता है भारतीय जनता दल, उसको जगाने की आवश्यकता है, भारतीयता, याद रखिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।